नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। अमेरिका से लौटे पीएम मोदी का पालम एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। जेपी नड्डा बोले, दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की अमेरिका यात्रा से भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी का विमान रविवार को पालम एयरपोर्ट पर उतरा, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। जेपी नड्डा के अलावा पालम एयरपोर्ट पर दिल्ली के सभी सांसद और कई बड़े नेता और कार्यकर्ता पीएम का स्वागत करने पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा ये साबित करती है कि मोदी के नेतृत्व वाले भारत को अब दुनिया अलग तरह से देखती है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के विचार को जिस तरह से विश्व पटल पर रखा है, उसके लिए हम उनका आभार जताते हैं। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की कमला हैरिस और जो बाइडेन के साथ हुई मुलाकात ये बताती है कि भारत को देखने का दुनिया का नजरिया अब बदला है। नड्डा ने कहा कि इस दौरे में भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर जिस बेबाकी से मुलाकात हुई है, वे दिखाती है कि दुनिया की नजरों में मोदी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है। केंद्र ने माना कि देश की नक्सली घटनाओं में आई 23% की कमी, विकास को रफ्तार दे रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कभी तमिलनाडु से नेपाल तक रेड कॉरिडोर का दावा करने वाला नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है और केंद्र व राज्य सरकारें इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई को तैयारी में जुट गई है। रविवार को दिल्ली में नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक में गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह नक्सलियों को सिमटते आधार का आंकड़ा देते हुए उनकी फंडिंग पूरी तरह से बंद करने, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पर शिकंजा कसने और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की गति को और तेजी से करने पर बल दिया है। आपको बता दें, बैठक में केंद्रीय गृह विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा, दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सड़क परिवहन और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में नक्सलियों को फंडिंग रोकने और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय को केस सौंपने का विचार किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह पिछले कुछ वर्षों में ईडी ने नक्सल फंडिंग के मामले में कई बड़े नक्सलियों को करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। इसके साथ ही उन्हें फंडिंग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। बैठक में बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री मौजूद थी। छत्तीसगढ़, बंगाल और केरल का प्रतिनिधित्व उनके वरिष्ठ अधिकारी कर रहे थे। किसान सम्मेलन में सीएम योगी ने गन्ना मूल्यों की बढ़ोतरी की घोषणा। समर्थन मूल्य 325 रुपए से बढ़ाकर किया 350 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। प्रदेश भर से आए किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बहुप्रतीक्षित गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि गन्ने के समर्थन मूल्य जो पहले 325 रुपए था, उसको बढ़ा दिया गया है। अब गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपए है। बता दें कि विगत 3 साल से अधिक समय से गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए रविवार को 26 सितंबर को सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों के एजेंडे में किसान नहीं था। पिछली सरकारों ने यूपी की चीनी मिलों को बेचने का पाप किया था, जिसकी भरपाई बीजेपी सरकार ने की है। आज किसान सरकार के एजेंडे में शामिल है। उन्होंने बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन हमने सरकार बनने के बाद गन्ना किसानों के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों ने जिन चीनी मिलों को बेच दिया था या बंद कर दिया था, उन्हें बीजेपी की सरकार ने फिर से शुरू करने का काम किया है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, कमला हैरिस बन सकती हैं उपराष्ट्रपति तो सोनिया गांधी पीएम क्यों नहीं।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की विदेशी मुल्क के मुद्दे को बेईमानी करार दिया है। अठावले ने इंदौर में बोलते हुए कहा कि देश की सत्ता में आने पर सोनिया गांधी को पीएम बनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति बन सकती हैं तो सोनिया गांधी पीएम क्यों नहीं बन सकती, जो एक भारतीय नागरिक हैं, पूर्व पीएम राजीव गांधी की पत्नी और लोकसभा सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने एक बात ऐसे वक्त पे कही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर हैं और उन्होंने वहां हैरिस के साथ बैठक की है। अठावले ने इंदौर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपने बयान में कहा, जब 2004 के लोकसभा चुनाव में संप्रंग बहुमत मिला था तब मैंने प्रस्ताव रखा था सोनिया गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। तब मेरा मत था कि उनके विदेशी मुल्क के मुद्दे का कोई अर्थ नहीं है। अगर उन्हें ये पद स्वीकार करना था तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी के तत्कालीन वरिष्ठ नेता शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाना जाना चाहिए था। अगर पवार 2004 के प्रधानमंत्री बनते तो कांग्रेस की ऐसी कथित दुर्गति नहीं होती जैसी आज हो रही है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, विधानसभा चुनाव आते ही मुख्यमंत्री किसानों को दे रहे हैं तरह तरह का लालच। आपको बता दें साल 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें अब 6 महीने ही का कम समय बचा हुआ है। तो वहीं चुनाव को देखते हुए जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस बार विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा साबित हो सकता है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मुख्यमंत्री किसानों को तरह तरह का लालच देकर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री 4.5 वर्ष के बाद जो घोषणा कर रहे हैं उससे किसानों का कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भाजपा सरकार का किसान के प्रति रवैया पूर्णतः अपमानजनक और संवेदनशून्य है। 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा एमएसपी के कानून गारंटी की मांग को लेकर किसान आंदोलन को चलते हुए 10 महीने हो रहे हैं और उसका स्वरूप और आकार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अर्थव्यवस्था में ग्रामीण कृषि का प्रथम स्थान आता है। भाजपा राज्य में गांव पूर्णतः उपेक्षित है। खेती किसानी बर्बाद है। किसान को न तो फसलों का एमएसपी मिल रही है और न ही किसानों की आय दुगनी हो रही है। न ही उनका वादा निभाया जा रहा है। गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बकाया है। जब भाजपा सरकार बकाया नहीं दे पा रही है तो उस पर लगने वाला ब्याज कहां से अदा करेगी। 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएंगे 3 सरकारी बैंकों के चेकबुक, बैंक ने ट्वीट करके बताया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 1 अक्टूबर से बैंक के नए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग खातों से जुड़े कई जरूरी नियम बदले जाएंगे। ऐसे में अगर आपका खाता इन बैंकों में इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। 1 अक्टूबर से इन बैंकों के खाते में बदलाव होने जा रहा है। इन बैंकों के चेकबुक बेकार हो जाएंगे। बैंक की ओर से खाताधारकों को ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की है। बैंक ने खाताधारकों से अपील की है कि वो डेडलाइन खत्म होने से पहले अपना चेकबुक अप्लाई ज़रूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों के लिए ज़रूरी खबर है। आप बैंक के पुराने चेकबुक 1 अक्टूबर से नहीं चलेंगे। 1 अक्टूबर से इन बैंकों का पुराना चेकबुक बेकार और इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे में खाताधारक पुराने चेकबुक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दरअसल इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में और इंडियन बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। ऐसे में खाताधारकों को कहा गया है कि वो तय समय से अपना नया चेकबुक अप्लाई कर लें। बैंक ने खाताधारकों को सलाह दी है कि वो किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए नया चेकबुक अप्लाई कर लें। कनाडा ने भारत से आने वाली उड़ानों से प्रतिबंध हटाया। 5 महीने के बाद सीधी विमान सेवा आज से बहाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कनाडा ने 5 महीने के बाद भारत से आने वाली उड़ानों से प्रतिबंध हटा दिया है। उसने सोमवार से भारत से आने वाली सीधी उड़ानों को इजाजत दे दी है। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए ट्रांसपोर्ट कनाडा ने शनिवार को ट्वीट किया। 27 सितंबर रात 12 बजे से भारत से आने वाली सीधी उड़ानें कनाडा से उतर सकेंगी। हालांकि एहतियाती उपायों का ध्यान रखना होगा। यात्रियों को कनाडा से सीधी उड़ान पकड़ने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से निर्गत कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट उड़ान के तय समय से 18 घंटे के भीतर की जारी होनी चाहिए। रूस ने तालिबान को दिखाया आईना।
कहा समावेशी सरकार बनाए जिसमें सभी का हो प्रतिनिधित्व। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तालिबान को ठीक तरह से आईना दिखा दिया है। रूस ने तालिबान से कहा है कि वे जल्द से जल्द समावेशी सरकार बनाए, उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जनता के साथ जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करें। उन्होंने ये भी कहा कि रूस अफगानिस्तान में आतंकवाद रोकने, समावेशी सरकार व जनता के किए वादों पूरा कराने के लिए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबान को महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का सम्मान करना होगा। तालिबान ने सार्वजनिक रूप से जो बात कही है उनको पूरा करके दिखाए। उन्होंने अमेरिका की जल्दबाजी में अफगानिस्तान जाने के निर्णय की भी आलोचना की। आपको बता दें कि रूस का ये सख्त रुख तालिबान के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान और दुनिया के बाकी मुल्कों को इस्लामिक अमीरात से अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बनाने के लिए कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मालूम हो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल में ही कहा था कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार का गठन किया जाना चाहिए। अमेरिका भी तालिबान के बार बार इसी बात पर जोर दे रहा है। आज रहेगा भारत बंद, विपक्षी दलों का समर्थन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए यानी आज सोमवार को 27 सितंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व के तहत 40 किसान संगठनों ने 27 सितंबर को भारत बंद करने का लोगों से अपील की है। भारत बंद का आह्वान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया है। विपक्षी दल भी अब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की जंग में शामिल होने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस माकपा को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने किसान संगठनों को 27 सितंबर को बुलाए गए भारत बंद के समर्थन का ऐलान कर इस मुद्दे पर सरकार की राजनीतिक घेरेबंदी पर फोकस कर बढ़ाने का इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। अब तक किसान संगठनों को नैतिक समर्थन दे रहे विपक्षी खेमे के कई दलों ने तो इस बंद के समर्थन में सड़क पर उतरने का भी ऐलान कर दिया है। विराट कोहली ने तोड़ा शिखर धवन का रिकॉर्ड। आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 50+ पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल 2021 में 39वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ काफी अच्छी पारी खेली, अर्धशतक लगाया। उन्होंने 42 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्के 3 चौकों की मदद से 51 रन की पारी खेली। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने अपनी T20 कैरियर में 10,000 रन भी पूरे किए। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। इसके अलावा इस अर्धशतक के साथ विराट कोहली ने शिखर धवन के एक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने आईपीएल कैरियर का 47वां अर्धशतक लगाया। इस लीग में सबसे ज्यादा 50 या उससे ज्यादा रन की पारी खेलने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अपनी इस पारी के बाद उन्होंने शिखर धवन के रिकॉर्ड को भी तोड़ा जिन्होंने आईपीएल में 46 बार ये कमाल किया है और दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं रोहित शर्मा को 41 बार ये कमाल किया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।